नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, किस तरह से पश्चिम एशिया में जो वैश्विक संकट छाया है उसके बीच में जो ये भारत में जो सप्लाई चेन है वो किस तरह से चल रही है, क्या कुछ है, उसको लेकर इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव भी हम दिखाएंगे अपने इस कार्यक्रम में। उसके साथ ही साथ बात होगी वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचत वाला आइडिया। तो विपक्ष ने कहा कि यह स्वीकार नहीं है। आखिर क्यों विपक्ष का ये कहना है और क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है, तो इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बात करेंगे। बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां नवनिर्माण के संकल्प के साथ दौड़ेगा बंगाल। पहले फैसले में घुसपैठ पर प्रहार हुआ है और क्या कुछ रहा है पहले फैसले में। पहली कैबिनेट की बैठक हुई है पश्चिम बंगाल में और इसमें क्या कुछ फैसले हुए हैं, क्या कुछ इसके दूरगामी परिणाम होंगे, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही साथ स्वाभिमान भारत के 75 वर्ष आज पूरे हुए हैं, क्योंकि आज सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होकर उन्होंने स्वावलंबी भारत की झांकी के वो साक्षी बने। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, कहा कि भारत की जो चेतना है वो जागृत रही है और इस 75 वर्षों की, अगर आधुनिक भारत की बात करें तो इस 75 वर्षों की चेतना की जो यात्रा है वो आज भी जारी है और उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है, उसको और ऊंचाइयों तक ले जाने की जरूरत है। तो सीधे यहां से आपको ले चलेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। शर्मा, ओवर टू यू मैम। Namaskar. Thank you, ma'am. On behalf of Department of Fertilizer, this is to inform that as on date, for the season of Kharif 2026, based on the fertilizer requirement that has been assessed by the Department of Agriculture and Farmers Welfare, the stock is more than 51%. That is significantly higher than our usual level of requirement, that we usually maintain, that is 33%. So the fertilizer stock is comfortable. The fertilizer stock is comfortable and the MRP of major fertilizer remains very much the same. The domestic production and import of fertilizer after the crisis period has been 76.78 has been the domestic production, and the imports that have reached our shores is 19.94 LMT. So a total of 97 lakh metric ton of fertilizer has been added to the availability after the crisis situation. Further, we have secured 7 LMT of complexes, NPK complexes from our global sources across the for the use by the farmers of the country. Further, 12 LMT of DAP and 4 LMT of triple superphosphate and 3 LMT of ammonium sulfate has further been secured for the country, and this will ensure adequate availability for the peak season that will start in about 15-20 days time. The department has been reviewing the availability situation in at its level through we have the empowered group of secretary at the level it is being reviewed every week, and the fertilizer security remains comfortable and well managed. Thank you. नमस्कार। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं।
किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 3 दिनों में 1,14,00,000 बुकिंग के अगेंस्ट 1,26,00,000 घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। इसी तरह कमर्शियल एलपीजी भी पिछले 3 दिनों में 17,000 टन से अधिक की सेल की गई है। ऑटो एलपीजी भी 762 टन से अधिक सेल हुई है। पिछले 3 दिनों में 5 किलो के सिलेंडर भी 1,40,000 से अधिक की सेल की गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा लगभग 93 कैंप कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें 2100 से अधिक सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस के संबंध में भी 6.7 लाख पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है और 2.68 लाख कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,29,000 से अधिक नए कंज्यूमर पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर हुए हैं। 52,300 से अधिक ऐसे पीएनजी कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। C3 C4 मॉलिक्यूल्स पेट्रोकेमिकल, फार्मा और पेंट इंडस्ट्री के लिए जो सेल हुआ है वो 1 मई से लेकर अब तक 4600 टन प्रोपिलीन और 1700 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट है। एनफोर्समेंट एक्शन भी लगातार किया जा रहा है और पिछले 3 दिनों में लगभग 1500 रेड या इंस्पेक्शन की गई हैं और अभी तक क्यूमुलेटिवली ओएमसीज के द्वारा 382 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है और 76 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों के से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर हम अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि देश पर पड़ रहे आर्थिक भार को कम किया जा सके। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Over to you, Upesh ji. Updates from Shipping Ministry. Thank you. Good afternoon. The Ministry of Port, Shipping, Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, our missions abroad, and all maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the region are safe. There has been no incident involving Indian flag merchant vessel or Indian seafarer on foreign flag merchant vessel in the past 3 days. The control room set up at DG Shipping has handled about 8,889 calls and more than 19,758 emails since activation. In the past 24 hours, 21 calls and 112 emails were received. And in the past 72 hours, a total of 152 calls and 444 emails have been received. The Ministry, through the Director General of Shipping, in coordination with Ministry of External Affairs, has facilitated the safe repatriation of more than 3,096 seafarers so far, including 27 in past 24 hours and 77 in last 72 hours from various locations across the Gulf. The port operations across India remain normal and no congestion has been reported. Thank you. Thank you, Upesh ji. Now, Randeep ji, updates from MEA. From my side, I don't have an update to give. We are following developments in the West Asia region, and as and when we have those developments to be brought before you, we have been issuing statements and press releases to keep you abreast. For more details from our side, from MEA, we have my colleague here, Asim. He'll update you on the matter. Good afternoon.
Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the large Indian community in the region. We are in constant touch with the state governments and union territories for sharing information and to coordinate our efforts. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Regular advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. UAE airspace is open. Indian and UAE carriers are operating flights from UAE to various destinations in India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to various destinations in India. Qatar airspace is partially open. Air India Express, Indigo, and Qatar Airways are operating flights from Qatar to various destinations in India. Kuwait airspace is open. Jazeera Airways and Kuwait Airways are operating flights from Kuwait to various destinations in India. Bahrain airspace is open. Air India Express, Indigo, and Gulf Air are operating flights from Bahrain to various destinations in India. Iraq airspace is open with limited flight operations to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Iran airspace is partially open. We have advised Indian nationals to avoid traveling to Iran and urge those already there to leave with our embassy's support. So far, our embassy in Tehran has facilitated movement of 2,549 Indian nationals out of Iran through land border routes. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Thank you. Thank you. Now we'll take questions. We'll start with the first row. मैम ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से मेरा सवाल सुजाता मैम आपसे है कि प्रधानमंत्री ने भी कल अपील की है देश के लोगों से, आपने भी कहा है कि ऊर्जा बचाएं। देश के लोग सहमे हुए हैं, थोड़ा क्लियरिटी जानना चाहते हैं, क्या कोविड जैसे हालात बन सकते हैं? तो क्या इसके लिए आप राज्यों को और शहरों को भी कहेंगे कि भाई शेयरिंग बेस पर कैब लें और बाकी तरीकों से, अलग अलग तरीकों से ऊर्जा की बचत करें? और दूसरा, खबरें लगातार ये आ रही हैं कि जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं, तो इसकी क्या संभावना है? क्योंकि लोगों में क्योस फैल रहा है, जिस तरह से कल अपील भी की गई। तो इन दोनों को लेकर आपसे क्लियरिटी। एक सवाल मेरा विदेश मंत्रालय से है कि जिस तरह से ऊर्जा ज़रूरतें हैं भारत की, आप कई देशों से कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, तो क्या कच्चा तेल जो है क्रूड ऑयल और भी देशों से भारत कोशिश कर रहा है, रूस जैसे जो मित्र देश हैं, या किन देशों से कोशिश हो रही है, या फिर ये क्राइसिस बढ़ सकती है? एक फर्टिलाइज़र को लेकर एक सवाल मेरा अपर्णा मैम से है कि देश में बड़ी तादाद में चूँकि खाद की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो क्या आने वाले दिनों में खाद के भी दाम बढ़ सकते हैं? किसान तैयार रहें या फिर क्या स्थिति है? थैंक यू। मैम मेरा नाम अनुवेश रथ है, मैं जी बिजनेस से हूँ। सुजाता मैम से मेरा सेम सवाल है जो सर ने पूछा कि क्या इसका कारण ये भी है कि आगे चलते हुए ये वॉर को आप एक्सटेंड होते हुए देखते हैं, प्रधानमंत्री इसको देखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अभी से कर्टेल करने की जरूरत है, या प्रेजेंटली हमारे पास अभी उतनी क्वांटिटी में नहीं है पेट्रोल, क्रूड, दूसरी चीजें, जिसकी वजह से हमें प्रधानमंत्री ने ये कल कहा? उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 1 साल तक गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं खरीदने। थैंक यू फॉर वेरी मच कि ये कहा गया, बट ऑन अदर हैंड क्या हम लोग गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट पे भी क्या कोई ड्यूटी या फिर कोई चार्जेस इसमें लगाने वाले हैं? क्या कोई कुछ कर्टेल करने वाले हैं?
रणधीर सर से मेरा ये सवाल है, सर क्या ईरान के एफएम इंडिया आने वाले हैं ब्रिक्स समिट के लिए, अगर उसके लिए अगर आप थोड़ा क्लैरिटी दे दें। और वहीं पे पेट्रोलियम शिपिंग से मेरा सर आपसे ये सवाल है, सर अभी भी हमारे कई शिप्स वहां पे अटके हुए हैं, वहां पे ये कहा जा रहा है कि टैक्सेस ईरान वहां पे लगा सकता है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। उन शिप्स के क्या हालात हैं, उनके किस तरीके से एग्जिट प्लान कर रही है इंडिया इस वक्त, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है उनको वहां रहते हुए। Good afternoon. My name is Saptaparna Ghosh. I'm from The Hindu. Question to Sujata ma'am. OMs, our oil marketing companies have been shielding us for long now. I mean, considering the escalation that has been happening with respect to crude prices. But Petroleum Minister Hardeep Singh Puri the other day tweeted that we are staring at under recoveries of about 2 lakh crores for this quarter. So in that light, until now, I mean, the fact that OMCs have been shielding us against retail fuel prices, is there a proposal now that we could actually look at a price escalation? And in order to avert that, just wanted to get some perspective if there's, I mean, if we are open to the idea, if there's any consideration for excise duty alterations, and also if we are also looking at a potential bailout package so that the shielding paradigm that has been, I mean, there since the war started, that continues to exist. If we could please get some perspective. Thank you. Yes, I'm Amya Kumar from Telegraph newspaper. I just add the question of Brahmeswar Armuse. I want to know the current stock of energy left with India right now, and also with the ministry, sir. So I want to know how many ships are in transit from other countries apart from Middle East. मेरा नाम सुभाष रतुड़ी है डायनामाइट न्यूज़ से, और मेरा सवाल जो सुजाता मैम से है, जैसे पीएम की अपील पे ये बोला गया कारपूलिंग कीजिए, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कीजिए, तो क्या सरकारी बैठकों और जो यात्राएं हैं उनमें भी कोई फ्यूल एस्ट्रोटी लागू करने की कोई योजना हो सकती है? Hi ma'am, this is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. I have 2 questions. One for Aparna ma'am. Just wanted to understand ma'am that PM said that you should reduce the chemical fertilizer by at least half. So any roadmap there, how you're going to achieve that and to move towards natural farming and the impact of that? The second question for Sujata ma'am on, as you rightly pointed out, all those conservation of fuel measure which was reflected in the PM speech. Any assessment on the fact that how much that will reduce the overall fuel consumption if people come forward and volunteer for that? Ma'am, Timsi Jaipuria this side from CNBC TV 18. My question is to Madam Sujata. Firstly, given the PM's appeal, are you seeing any panic buying at the petrol pumps? Is the country ready if at all anything like this happens? Because the appeal is for energy conservation. Also, when it comes to the appeal on work from home, is there a mandate given to states to implement it like we saw in COVID times, that states and DMs were asked to appeal to the jurisdictional offices, etc., to try and shift people to work from home? How will the work from home appeal actually translate on ground? Is there a roadmap? Because it is linked to energy conservation, that people will use less cars, less petrol and diesel consumption will happen. Also, any impact that you've seen on the transportation, as PM said that use railways as the preferred mode of transporting goods instead of road. Is there any impact that are you speaking to the trade associations, to truckers, to transport associations, to how will they be insulated because their business gets impacted directly? Also on the fertilizer side, ma'am, how much is our import bill for the fiscal on the fertilizer side till date? And what is the expectation of the first half of the fiscal on the import bill versus our budget estimates? Also, if you can just give us a comparison. हेलो, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से। मेरा एक सवाल सुजाता मैम से, दूसरा अपर्णा मैम आपसे। मैम, जिस तरीके से
ऑयल मार्केटिंग कंपनी अंडर रिकवरी कर रही हैं, तो इमीडिएट ऑयल परचेज के लिए उनको किसी भी तरह का क्रेडिट या फिर फंड मुहैया कराने पर सरकार विचार कर रही है या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पीएम ने जब अपील की कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए, गाड़ी का इस्तेमाल कम करिए, तो ये सिर्फ अपील तक रहेगा या फिर इसको एनफोर्स कराने के लिए कोई मेजर सरकार उठा रही है? अपर्णा, सेम सवाल फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए भी है, क्योंकि फर्टिलाइजर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, दोगुना के लगभग पहुंचने की बात की जा रही है। तो फर्टिलाइजर कंपनियों को इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ पहुंचाने के लिए कुछ किया जा रहा है क्या? और एक लास्ट सवाल रणधीर सर आपके लिए कि चूंकि पाकिस्तान मीडिएशन में बहुत सफल हो नहीं पाया, कई दौर के मीडिएशन ही टॉक्स हुए, तो इंडिया अपने वहाँ पे कोई भूमिका देख रहा है क्या ऐसे हालात में? नमस्ते, मैं अभिषेक, राजस्थान पत्रिका से। सुजाता जी से मेरा प्रश्न है मैम, जो कम करने की जो बात हो रही है उपभोग को, तो जिसको हम कितना सस्टेनेबल पाते हैं, हम क्या इतना उपभोग यदि देश करता है तो हम लोग सस्टेनेबल रहेंगे? Hi, my question is from Aparna ma'am. There have been media reports suggesting that India's latest tender for ammonia, urea and phosphate-based fertilizer have received elevated price quotation. So can you give us some detail over on this, and like regarding from where they have been sourced and what their shipment when can be expected to arrive? Sujata ji, for question for you, this is Pallavi from CNN News 18. Around 1600 to 1700 crores is believed to be the daily kind of a bailout, if I can use that word, for OMCs. The finance ministry has been stepping in. Is there some more money which we can expect to be given to the OMCs to deal with the under recoveries? Second, the speculation of import duties to be enhanced as far as gold is concerned, anything of that sort which is being mulled? And third, any austerity measures, that notification going into the government offices, cutting down on cars and banquets and so on and so forth. Rizuraj here from Mint. My question is for the Petroleum Ministry. Since the advisory has now come from both the Prime Minister and the Ministry, how concerning is the situation? And as my fellow journalist colleagues have asked, what's the stock in terms of petrol and diesel in the country right now? Has it depleted since the war started, or it has in fact increased? And is the ministry considering any further demand management measures? Thank you. मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से। कल पीएम ने अपील की थी कि ईंधन की बचत करना है, तो क्या सरकार वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार कर रही है अपने डिपार्टमेंट में कुछ? My question is to Randir sir. Hello sir, Dev from Times Now. Sir, there have been media reports, including in a leading daily in today's front page. They've reported about how India and UAE are closely working to evacuate Indians out of Fujairah port in UAE. And also it further states that once the PM will be visiting earlier in 15th May this year, that time a deal is expected to be signed. So if this is true, then what kind of details can be shared regarding this? Ma'am, the 5 state elections are over. Is the government considering a increase in prices of diesel and petrol? This is Sandeep Das from Financial Express. This is for the Aparna ma'am. What is the offtake of fertilizer in the month of month of April compared to the last year, whether there is a panic buying or not, and how much urea stock you have? You said that in next 3 to 4 weeks the demand will like to rise. So how much the urea stocks, how we are going to meet the urea demand? And the subsidy outgo, how much likely to rise in the current fiscal? Okay, we'll begin with the answers because Sujata has lots to answer. I think we'll begin with Randir ji first. You. पहला सवाल ब्रह्म प्रकाश जी आपका था। देखिए, जहाँ तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग की कोशिश है कि कई एक देशों से अपनी ऊर्जा आपूर्ति का काम हम आगे ले जाते रहें। यही हमारा अभी तक का रुझान और अप्रोच है। कई एक देशों से हम खरीद रहे हैं। आपका सवाल था ईरान के विदेश मंत्री को लेकर। देखिए, we have the BRICS foreign ministers meeting to be held in New Delhi. For this, we expect foreign ministers from
member countries of BRICS as also partner countries of BRICS to join us. We shall keep you updated with as to who are the leaders who will be here. आपने अंग्रेजी में सवाल पूछा था तो मैंने अंग्रेजी में जवाब दे दिया. आपने हिंदी में पूछा था तो हिंदी में देखिए. ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री की मुलाकात यहाँ होनी है दिल्ली में. जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक्स के हम इस बार अध्यक्षता कर रहे हैं. कई एक देशों से जो ब्रिक्स के मेंबरान हैं वहाँ से और साथ ही साथ जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनसे विदेश मंत्री और अन्य लोग वहाँ यहाँ आने वाले हैं. और इनमें कौन कौन से नेता कौन कौन से विदेश मंत्री आएंगे उसके बारे में आपको इनके बारे में पुष्ट जानकारी बाद में दी जाएगी. लक्ष्मण, आपने कहा कि हमारी क्या भूमिका. देखिए शुरू से ही हम लोग शांति के पक्ष में रहे हैं और जो भी पहल शांति के दिशा में होता है उसका हम लोगों ने शुरू से स्वागत किया है. हम तो हमारा ये पहले भी कहना था और अभी भी कहना है कि हम संवाद का रास्ता और कूटनीति का रास्ता अपनाएं ताकि जल्द से जल्द खाड़ी के क्षेत्र में वहाँ पर शांति फिर से और स्थिरता फिर से बहाल हो. Dev, you talked about a particular news item. I would also request you to look at MEA fact check because we already issued a clarification on this account. There is no basis in fact for such a story and there is no plan to evacuate Indian nationals from Fujairah or from the UAE. So also please do look at the clarification that we've issued. Thank you. Thank you. Upesh ji, you'll have some. So there were two questions. Primarily, अगर मैं बोलूं तो सवाल एक जैसा ही है, जिसमें पहला पार्ट था कि क्या कोई टैक्सेस, ये सवाल पहले भी पूछा गया है और इसका जवाब वही रहेगा. जैसे आपको पता है अबाउट 10 इंडियन फ्लैग वेसल्स, और मैंने पहले बताया 1 फॉरेन फ्लैग वेसल कैरिंग इंडियन कार्गो हैज सेफली कम आउट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. All of them have safely reached India and the government has not paid any tax. This movement has been facilitated with close coordination with our stakeholders, Ministry of External Affairs, our embassies and other stakeholders. With respect to the Indian flagships, जैसे आपको बताया गया है, about 13 flagships, Indian flagships are there in the region and all efforts are being made to get them out safely. And every day, their welfare requirement of crew is being ensured. Thank you. Thank you. Aparna ji, we'll take. Yeah, several, about 6 questions have been asked today. So first is about the price of fertilizer in the longer run. So the price of fertilizer is as per our policy. That is, we have the 2 policies, urea policy, the price of fertilizer, the urea bag is fixed. And in the NPK fertilizer, it is as per the policy. That is, the price of DAP right now is at 1350 per 50 kg bag, and other complexes are, the MRP is free. So about the use of fertilizer, I think the government has been promoting balanced use of fertilizer across the country, and towards this end, several steps have been taken at the state level. The state level interventions have been there to check diversion and hoarding, and there has been some panic buying initially. That also, our appeal is that ample stock is available. As I have already informed you, about 51% of the stock for the season is available, and the more imports and the production, more imports are in pipeline, and the production is as per the normal schedule. About 98% is the gas availability, and the urea plants are running in full steam. Likewise, the PNK fertilizer is also being produced in the country. Regarding the availability of ammonia and sulfur that was asked, so the government is doing its best to ensure the management of surplus ammonia. In the production of urea, there's surplus ammonia is generated. So all the PNK fertilizer companies, the companies have been asked to manage it between themselves, so that the excess ammonia that is technically produced by the urea companies is taken by the PNK companies, and they are suitably used. And likewise, for the
oil marketing companies, the oil which are refining, so they also produce sulfur. They have been tying up with the PNK fertilizer companies have been tying up with them to ensure that they get the sulfur from that account, from those sources. Regarding the financial relief, as I've already informed, this is dictated as per our policy, and 2,21,152 crore was our budget in the last financial year. This year also we have about 1,77,000 crore, and right now the trend, as the trend show, the price of some of the fertilizer like urea have close to doubled in the market. So as we work out the concession or the subsidy, we'll be paying them, the companies, in the due course so that their liquidity is maintained. Regarding the demand management measures, the state level already efforts are being made, and we have the state level interventions to ensure that the fertilizers are not misused or hoarded, or they are not black marketed. Besides, the use of alternate fertilizer is already has been promoted through our agriculture universities, ICR and KVK. So the efforts are being made at the state level to ensure that balanced use of fertilizer is done and the excessive use is curtailed. Thank you. Yeah, the imports that have reached our shores in urea, 12.51 lakh metric tons have already, in rupee term. No, we don't have the import bill as such. I can right now give you in terms of quantity. The import bill maybe will work out after the quarter is over. And a total of 19.94 lakh metric tons of imports have reached the country during this crisis period. So, सभी के सवाल लगभग एक जैसे थे. अपना जवाब शुरू करने से पहले मैं एक बार दोबारा से ये बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स हैं, चाहे वो क्रूड है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है या एलपीजी है. एक बात. दूसरी बात, हमको ये समझना होगा कि हॉर्मूज का जो बंद होना है वो मुझे लगता है वैश्विक बाजार के इतिहास की भी सबसे बड़ी सप्लाई डिसरप्शन है. वो एक वहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऊर्जा जाता था. हॉर्मूज बंद होने से सभी बहुत सारे देश, और हम भी उससे अफेक्ट हुए हैं, हम भी उससे अछूते नहीं हैं, लेकिन भारत सरकार ने कई सारे इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए और ये इंश्योर किया कि जो हमारा घरेलू उपभोक्ता है उसको कम से कम असुविधा के अंदर एनर्जी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके. ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा भी एनर्जी का, अगर वी आर एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, हमारा 40% क्रूड और लगभग 90% ऑफ आर एलपीजी वाज कमिंग, आई मीन इम्पोर्ट, 90% ऑफ द इम्पोर्ट वाज कमिंग फ्रॉम दैट रीजन. सो जैसे ही ये क्राइसिस शुरू हुआ, भारत सरकार ने कई इम्पॉर्टेंट स्टेप लिए. तुरंत ही एलपीजी रिफाइनरीज को आदेश जारी किया गया कि आप अपना एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करें. घरेलू खाना पकाने के लिए एलपीजी को प्रायोरिटाइज किया गया. इसी तरह नेचुरल पीएनजी को भी घरेलू उपयोग के लिए प्रायोरिटाइज किया गया. ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया गया. इसके अलावा जो डीएसी आधारित डिस्ट्रीब्यूशन है एलपीजी सिलेंडर का, उसको भी बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि डाइवर्जन को कंट्रोल किया जा सके. इसके अलावा उपभोक्ताओं को कैरोसिन और कोल जैसे जो अदर ऑप्शंस थे वो भी अवेलेबल कराए गए. लेकिन ये भी सच है कि हमारी जो कंपनियां हैं बाज़ार से महंगा कच्चा तेल खरीद रही हैं और घरेलू मार्केट में उसको सस्ता बेच रही हैं, जिसके चलते उनके फाइनेंसेस जो हैं वो दबाव में हैं, जैसा आप सब लोग भी कह रहे हैं.
प्रधानमंत्री जी ने जो कल आग्रह किया, हमें उसे इसी सापेक्ष में देखना चाहिए कि हम कैसे एनर्जी कंजर्व करते हुए एक सही तरीके से जो भी हमारा यूज़ है, पेट्रोल है या डीजल है, उसको करते हुए कैसे हम जो देश पर आर्थिक भार पड़ रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ये तो बात हुई यहाँ। दूसरी बात, आपने कहा बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स वगैरह, उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि मिनिस्ट्रीज विल वर्क ऑन इट एंड विल कम बैक टू यू इन ड्यू कोर्स। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो उनकी दूरदर्शिता है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हमारे पास पर्याप्त फ्यूल हर तरह का, क्रूड, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल उपलब्ध है, इसलिए पैनिक बाइंग की कोई आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। Regarding package, some of you have asked, there is no proposal for any support to the oil marketing companies right now. और इसके अलावा अभी भी पेट्रोल पंप पे जो प्राइस है पेट्रोल और डीजल का वो स्टेबल है। थैंक यू। मैम, मेरा सवाल क्या जरूरी चीजों की प्राइसेस कोविड की तरह हो सकती है? क्या केंद्र सरकार ऐसे राज्यों में कोई you can take the mic, sir. See, we request all channels, you have been very supportive so far as to how we have been addressing this issue. And we should look at the spirit in which the Prime Minister has made this appeal. Prime Minister, in his speech in Hyderabad, has called for a collective participation to help India face global economic disruptions, supply chain challenges, and rising prices caused by international conflicts. He has emphasized the need for citizens to live responsibly and fulfilling duties towards the country during difficult times. The idea is for optimum and efficient utilization of the available resources. And we request all of you to kindly report the spirit in which he has made this appeal. It is not that there is shortage, there is adequate stocks, adequate resources, arrangements have been made by all the ministries, and that is being informed to the public every day through these briefings. The Prime Minister has made this appeal in the spirit that we actually take steps to efficiently utilize whatever is available. Just to repeat again what he said, he has appealed to citizens to help conserve foreign exchange reserves by avoiding unnecessary foreign travel, overseas vacations, and foreign weddings, choosing domestic tourism and celebrations within India. He has requested people to avoid, again I repeat, requested people to avoid non-essential gold purchases for 1 year in order to reduce pressure on foreign exchange inflows. So every appeal that he has made has been made in the context of actually efficiently utilizing our resources and minimizing any economic impact on the people here. So that is why this appeal has to be again repeated. The channels have to report it in the spirit in which he has made this appeal. Kindly, it is for the public also that there is no need for any panic buying. There is no need for any cause of concern. The government has taken into account all the steps that need to be taken, and we are taking adequate measures to address anything that is expected in the anvil also. And as far as the Prime Minister's appeal is concerned, he's calling upon every citizen to be part of this process in minimizing the impact that these economic disruptions and uncertainties have caused. Thank you. We'll share it in Hindi also. That's not an issue at all. Thank you. Can we be assured that in the near term there will be a substantial or any detailed increase in price of petrol? Rest assured. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आधारित जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती, इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि दरअसल किसी भी तरह के दबाव की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का दबाव जो उपभोक्ता है उनके ऊपर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो अपील की गई है कि जो चीज़ों को मितव्ययिता के साथ में खर्च किया जाए, चाहे वो ऊर्जा हो या तेल हो जिसकी बात कही जा रही है, वो सिर्फ इसलिए की जा रही है, वो उस स्पिरिट को, उस भाव को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई किसी तरह का अगर कोई संकट है तो उस दौरान किस तरह से पेश आए और किस तरह से अपना व्यवहार रखे। जाहिर तौर पर कोई भी अगर गैर ज़रूरी चीज़ है तो वो खर्च न किया जाए।
ये सीधा प्रधानमंत्री का कहना था और यही बात इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार दोहराई गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि किस तरह से सियासत में इसी बात को लेकर के उसके अलग अलग रंग सामने आ रहे हैं, अलग अलग ढंग सामने आ रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचत वाला आइडिया। लेकिन विपक्ष ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं। आखिर क्यों कहा, इस पर हम बात करते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संकट और ईरान अमेरिका जंग के बीच पूरी दुनिया पूरी तरह से और बुरी तरह से प्रभावित हुई है। डीजल, पेट्रोल और गैस के सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ईंधन बचत और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की है ताकि विदेशों पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन पिछले 2 महीने से जारी जंग के बीच दुनिया भर में ऊर्जा संकट विपक्ष को सियासी वार करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के अपील को सरकार की नाकामी का सबूत बताया है। पीएम मोदी ने सरकार पर बढ़ते आर्थिक बोझ और विदेशी मुद्रा भंडार पर उपजे संकट के बीच लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को दोबारा शुरू करने, गैर जरूरी चीजों की खरीदारी और विदेशी यात्राओं से बचने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभक्ति सिर्फ जान देना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी से जीना भी है। तो ये भी एक देशभक्ति का तरीका है, इसको समझिए। सरकार का दावा है कि 70 दिनों में ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को कभी गैस या पेट्रोल की कमी नहीं होने दी गई। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बावजूद देश के लाखों पेट्रोल पंप कभी ड्राई आउट नहीं हुए और ना ही कभी दाम बढ़े। लेकिन लोगों को संयम बरतना बेहद जरूरी है ताकि महंगे तेल का आयात कम करना पड़े। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को मिसमैनेजमेंट से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों से कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा टाल दीजिए, पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए, खाना पकाने के तेल और उर्वरकों की खपत घटाइए, मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए और वर्क फ्रॉम होम अपनाइए। राहुल गांधी ने कहा कि ये उपदेश नहीं बल्कि विफलता के प्रमाण है। पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम करने पर जोर दिया। इसके पीछे जानकारों का मानना है कि दफ्तर आने जाने में रोजाना लाखों लीटर पेट्रोल डीजल खर्च होता है। कॉरपोरेट कंपनियां अगर हफ्ते में कुछ दिन भी वर्क फ्रॉम होम लागू करें तो ईंधन की खपत और आयात का बोझ दोनों कम हो सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कुछ और ही तर्क है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी को संकट याद आया है। अगर बीजेपी के लोग सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो अपनी नाकामी स्वीकार करें और देश को बर्बाद न करें। पीएम मोदी ने किसानों से अपील की है कि वे रासायनिक खाद 50% कम करें, प्राकृतिक खेती अपनाएं और डीजल पंप की जगह सौर पंप लगाएं। युद्ध की विभीषिका के बीच उर्वरक आयात पर भारत सरकार को लाखों करोड़ रुपए सब्सिडी में वहन करने पड़ते हैं। लेकिन सरकार ने पिछले 5 वर्षों में खाद के दाम के बढ़े दाम पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक ने इस तरह की मेजर्स चलाए हुए हैं और लोगों को मदद करने और संयम बरतने की सलाह वो देते रहे हैं। तो क्या तब किसी विपक्ष ने इस पहल का विरोध किया था? यह एक बड़ा सवाल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कई संकल्पों का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल का संयम से प्रयोग करना होगा। साथ ही पीएम ने कहा कि आज के समय में की मांग है वर्क फ्रॉम होम और हमें उन व्यवस्थाओं का फिर से प्रयोग करना होगा। हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है
पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें। तो प्रधानमंत्री की अपील जो की गई है उस पर सियासत भी जारी है, लेकिन दरअसल ये ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री ने या किसी राजनेता ने इस तरह की अपील की है। हमेशा से सरकारों ने ऐसी ऑस्टेरिटी ड्राइव्स चलाई हैं। पंडित नेहरू ने उस दौर में क्या कुछ कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम से पड़ जाए। लेकिन उसी के साथ ये भी बात है, और ये हमारे काबू की बात है, कि हमारे मुल्क ही में बाज लोग ऐसे कि जो अपने खुद गर्जी के लिए, अपनी लालच में ऐसी बातें उन्होंने की कि खुद फायदा हो चाहे कौम को नुकसान हो। पंडित नेहरू ने भी दरअसल वही सारी बातें कही जो प्रधानमंत्री ने विस्तार से कही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि इतनी देर से पीएम ने इस बात की अपील की। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी देर क्यों की ये अपील करने में। ये अपील उनको चुनाव से पहले करनी चाहिए थी, विधानसभा चुनाव से पहले। उस दौरान से ये सारी चीजें बिल्ट होनी शुरू हो गई थी। सब दिखाई दे रहा था साफ साफ। प्रधानमंत्री जी को अपील करने का पूरा हक है, और हम उनकी अपील में जहां जहां जो सार्थक सहयोग होगा, कांग्रेस निश्चित तौर पर सार्थक सहयोग देगी। तो जिस सार्थक सहयोग की बात हरीश रावत कह रहे हैं, दरअसल उनके जो शीर्ष नेता हैं वो शायद हरीश रावत से सहमत नहीं है। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है धनंजय जी आपका। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस के की जो नीतियां हैं उसके पक्षधर माने जाते हैं। तो दुष्यंत गिरी माफ कीजिएगा, दुष्यंत नागर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसका जो अपील है उसका क्या असर है, जो अपील की गई है किस स्पिरिट में की गई है, क्या कुछ जानकारी ऑन ग्राउंड आप हमको देंगे? आप लगातार इन मंत्रालयों को कवर करते रहें। देखिए, अभी इंटर मिनिस्ट्रियल जो ब्रीफिंग है, इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग अभी ख़त्म हुई है। पहले वो हर सप्ताह में हर 5 दिन होता था, अभी वो एक दिन बीच करके हो रहा है। और अभी इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में बताया सुजाता शर्मा जो संयुक्त सचिव है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की, उन्होंने बताया कि देखिए हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। हमारे पास क्रूड ऑयल भी है, हमारे पास पेट्रोल भी है, हमारे पास डीजल भी है, हमारे पास LPG है, हमारे पास नेचुरल गैस है। तो ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो अपील है वो प्रधानमंत्री की अपील एक बड़े परिप्रेक्ष्य में है। वो बड़ा परिप्रेक्ष्य है कि कोई नहीं जानता कि ये ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध कब तक चलेगा। और ये ईरान और अमेरिका का युद्ध अगर लगातार जारी रहता है, लंबे समय तक जारी रहता है, तो उसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज लगातार बंद रहेगा। भले ही भारत ने कई देशों के साथ अन्य जगहों से खरीदना शुरू किया हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक डिसरप्शन, ऑयल और गैस का डिसरप्शन बना रह सकता है। तो इस मामले में सभी भारतीय लोगों को एक संतुलित खर्च करने की जरूरत है, ताकि जो है कि उस संकट का मुकाबला किया जा सके। क्योंकि ईरान और अमेरिका का युद्ध रोकना किसी एक के बस की बात नहीं है, ये उन दोनों के बीच का मामला है। और उसके अलावा जो दुनिया की जो के सभी देश हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं, यूरोप भी प्रभावित हो रहा है, सारे देश प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी तक लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अंदर से सबके मन में ये बात थी कि एक स्थिति
ऐसी आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री अपील करें लोगों से कि हाँ भाई खर्ची ना हो। देखिए जरूरत की चीजें लोग कर रहे हैं, अभी भी मैं सड़कों पे हूँ, सड़कों से ही गुजरा हूँ, लोग जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं, जरूरत की चीजें पेट्रोल डीजल सबका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील का जो मतलब है वो मतलब है कि खर्ची से बचे और किसी ऐसी स्थिति में न जाए जिससे कि आपको सोना और चांदी का दाम आपने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल। और आपने एक बहुत एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया कि खर्ची ना हो। शायद ये जो है उस पूरे आपके जो भाव है उसको व्यक्त करता है, खर्ची ना हो और लोग चीज़ों को बचाएं। क्योंकि अगर मुश्किल दौर में किसी भी घर में भी ये होता है कि अगर थोड़ा मुश्किल का दौर है तो उस हिसाब से चीज़ों को एक्स्ट्रावेगेंटली, जैसे आपने कहा ना, खर्ची के तौर पर नहीं इस्तेमाल करते। हम आपके पास आएंगे, अखिलेश आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद मिश्रा जी, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्योंकि अब इसमें सियासत आ गई। राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये तो सरकार की विफलता है, ये हमको उनका उपदेश नहीं सुनना, और जनता क्यों ये जो है सारी चीज़ें वो जनता क्यों कम करे, उसको तो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के जो हमारे सियासतदान हैं और राजनेता हैं, उनको लगता है कि विरोध के लिए विरोध का एक चस्का सा लग गया है। राहुल गांधी के टीम को ये ट्वीट करने से पहले एक बार गूगल करना चाहिए कि खुद जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने सिर्फ रुपये का जो लगातार अब डॉलर के मुकाबले में रुपया का गिर रहा था वैल्यू, तब चिदम्बरम ने कहा था कि यार भारत के लोगों ने को कम से कम सोना तो कुछ दिन के लिए खरीदना बंद करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा एक तरह से प्रेस रिलीज दे के कहा था इस बात को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कि हमारे यहाँ सोना के जो ये खरीदारी की ये जो ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके कारण सबसे ज़्यादा हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट का ये प्रॉब्लम बना हुआ है जी। ये उनके गृह मंत्री अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर टॉप थे वो इस बात की अपील कर रहे थे। तो कम से कम इस बात को राहुल गांधी को समझना चाहिए कि इस देश में अभी जो आपदा में अवसर लेने का जो एक मौका ढूंढ रहे हैं, यही ये देश है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक अपील पे, आप सोचिए कि गैस सब्सिडी का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपील किया था कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, लाखों लोगों ने इस अपील को माना और अपना सब्सिडी छोड़ दिया। तो प्राइम मिनिस्टर वही बात करते हैं जो अखिलेश जी अभी कह रहे हैं कि खर्ची आप कम करिए। ये आप जो फजूल की चीजें करते हैं, आप एक घर में 10 गाड़ियां हैं और एक साथ वो 10 गाड़ियां निकल रही है, ये भी अच्छा होता कि एक गाड़ी में ही सारे परिवार के लोग जा सकते हैं, जो कारपूल का भी सिस्टम हो सकता है अड़ोस पड़ोस से। तो ये भारत की प्रवृत्ति है बचत की। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि आज की तारीख में अगर आप देखिए कि कंपनियों को 30,000, आप सोचिए कि 30,000 करोड़ पर महीना सिर्फ एक गैस कंपनियों को, पेट्रोल कंपनियों को ये घाटा हो रहा है, तो ये कितने दिन तक आप अगर ये भी बात अगर आप देखिए कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग देख रहे थे कि हॉर्मुज संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कितने दिन चलेगा इसकी भी कोई ऐसी कोई बात अभी सामने में नहीं है। तो इस हालत में हमारे पास तो सबसे ज्यादा और सबसे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तो यही हो सकता है कि हम अपने को बचत करें और विदेशों पर निर्भरता कम करें। इस अपील को लेकर अगर अखिलेश यादव हो या विपक्ष के नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हो, इसमें अगर अपनी सियासत का मौका ढूंढते हैं तो मुझे लगता है ये देश के साथ में कम से कम वो कृतज्ञता कर रहे हैं। इसमें सारे पॉलिटिकल लीडर को एक उसी स्पिरिट से काम करना चाहिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान का हुआ था। जी दुष्यंत दागर जी, ये शायद सियासत का मुद्दा नहीं था, राहुल गांधी ने उसको विरोध करने के लिए कि भाई अगर कहा है तो कहीं ना कहीं इस पूरे संकट के दौरान कहीं कुछ पकड़ पाए नहीं है। पेट्रोल की कीमतें कह रहे थे कि 4 मई को बढ़ जाएंगी, वो अभी तक बढ़ी भी नहीं, तो जिसके लिए तैयारी हो रही थी, तो अब क्या किया जाए, तो शायद इसलिए ऐसा किया है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और बात है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए ये बेस तैयार किया जा रहा है। मैं अभी विनोद मिश्रा जी ने बड़ी बड़ी बातें कही, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस वक्त जो क्रूड ऑयल था उसका मूल्य 130 से 140 डॉलर प्रति बैरल था और पेट्रोल 70 रुपए मिल रहा था, डीजल 65 और 60 मिल रहा था। वर्तमान सरकार के समय में 30 रुपए तक, $30 प्रति बैरल तक कीमत घटी, लेकिन डीजल पेट्रोल 90 और 105 के बीच में बेचा जाता रहा। कहां गया जिसको कहा जा रहा था बफर बनाया जा रहा है, महंगाई के समय कीमत नहीं बढ़ाएंगे, वो ज्ञान कहां गया? उस पर सरकार जवाब दे। फिर दूसरी बात ये, चलिए आपने कहा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, उसके लिए नीति बनाइए। स्कूलों के लिए तय करिए कि सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन क्लास होंगी।
वर्क फ्रॉम होम के लिए आप नीति बनाइए कि सर्विस सेक्टर में ऑफिस वर्क करने वालों के लिए 2 दिन होगी। नागर साहब ये सिर्फ आईटी कंपनियों के लिए है। अरे सुन लीजिए भाई साहब, आप स्कूल कॉलेज बात हाँ, जी जवाब देंगे। तो सही रखिए, देखिए मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा आपके बीच में, लेकिन ये इतना जरूर गुजारिश करूंगा कि फैक्ट्स को जरूर सही रखिए। सर एक लाइन और बोलनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आपको पेट्रोल डीजल का क्राइसिस तो ये हर दिन का है। ये भारत तो इंपोर्ट करता है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आप ईवी को प्रमोट करिए, ईवी गाड़ियों पर टोल टैक्स फ्री करिए, उनके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है उसको हटाइए, परमानेंट सॉल्यूशन खोजिए। नेता प्रतिपक्ष तो देश के साथ हैं, सरकार को भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी जी हर चीज को इवेंट बनाना चाहते हैं। इवेंट बनने से देश नहीं चलेगा। आज मोदी जी का अपील में कौन सा इवेंट हो गया? उसने सच्चाई, इस अपील में कौन सा इवेंट हो गया? ये अपील तो इस तरह वही बात सवाल है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री, अभी हमने पंडित नेहरू की बात दिखाई, लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न संकट के समय इस तरह की अपील की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपील की। 2008-2012 2 बार ऑस्टेरिटी ड्राइव चलाया गया, बाकायदा वित्त मंत्रालय ने नोट निकाला कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तब आप लोगों ने तो ये तो एक कोई अगर संकट का समय है इस तरह कहा जा रहा है, तो उसमें आपके ही नेता हरीश रावत कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने देर में कहा, हम तो उसमें साथ में हैं। हरीश रावत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूं जब हॉर्मुज का संकट गहरा आया था तभी आपको आके देश को सच्चाई बतानी चाहिए थी। तब तो चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब तो आपको देश की जनता की चिंता की याद नहीं आई। और रही बात सोने की, अरे गरीब आदमी अपनी बहन बेटी की शादी में 10-5 तोले सोना देता है। फिर आपने गलत फैक्ट रखे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने नहीं कहा कि शादी ब्याह में नहीं खरीदी है। नहीं, गलत साबित करने की बात नहीं, फैक्ट्स गलत मत रखिए, फैक्ट्स गलत मत रखिए, बाकी आपके तर्क जो भी है वो रखिए। बस केवल इतनी गुजारिश है आपसे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सोना मत खरीदिए, उन्होंने कहा गैर जरूरी खरीद। आप इस बात को समझिएगा। ये नहीं कहा कि बेटी की शादी हो तो सोना मत खरीदना। देखिए बात समझिए। तो आप उस बात को अगर किसी नैरेटिव में ढालना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम फैक्ट्स सही रखिए। बहुत मूल्यवान सुझाव दे रहा हूं जो देश के लिए बहुत ही मूल्यवान साबित हो सकता है, लेकिन आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं नहीं भाई, सही फैक्ट के साथ मूल्यवान सुझाव, स्वागत है आपका। सर मैं ये कह रहा हूं, आप नीति बनाइए, स्वर्ण के ऊपर भी आप नीति बनाइए कि 10 तोला से अधिक कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में खरीदेगा तो उस पर आप टैक्स लगाएंगे हैवी। ऐसी नीति बनाइए ना। ये संकट एक दिन का नहीं है, ये तो रोज का है। नहीं तो उस पर तो राहुल गांधी विरोध करने लगेंगे। जब वो खाली उन्होंने कहा कि आप अपने मन से करिए, उन्होंने सिर्फ अपील की, तब आप ये कह रहे हैं अगर नियम बना देंगे तो भाई साहब आप लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। मतलब हितों को दरकिनार करके अगर आप इवेंट बनाना चाहेंगे, अपनी इमेज चमकाना चाहेंगे, इसमें इवेंट की कहां से बात आ गई? मैं वही समझना चाह रहा हूं आपसे। उन्होंने एक अपील की देश के लोगों से, आप कह रहे हैं वो इवेंट हो गया। कैसे इवेंट हो गया? सर ये इवेंट ही तो बनाया जा रहा है। अगर उनको देश की जनता के अर्थव्यवस्था से चिंता होती तो जो चीजें मैंने कही है वो आपने बताया। मैं जो दुनिया की प्रमुख अपील करी और अपना चले गए, उस पर टीवी में चर्चा हो रही है, तो इवेंट ही है भाई साहब। ठीक है, मैं दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में रुपए में जो पेट्रोल और की कीमतें वो बताता हूं आपको। यूनाइटेड किंगडम में 150 से 165, जर्मनी में 190 से 210, फ्रांस में 190, जापान में 105 से 120, चाइना में 95 से 110, ऑस्ट्रेलिया में 105, कनाडा में 100। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक नहीं ठीक है, अब मैंने बता दिया, जनता ने सुन लिया। आप जो तर्क पेश कर रहे हैं वो ठीक है। हिंदुस्तान में भी 94 रुपए। ठीक साहब, मैं रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद धनंजय गिरी के पास आएंगे। एक ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस मितव्ययिता की बात और कहा है कि शाह खर्ची ना करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे धनंजय गिरी के पास सीधे आएंगे। धनंजय गिरी जी ये कह रहे हैं कि भाई नीति बनाई जानी चाहिए थी और इवेंट बना रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कुछ कहेंगे आप? कैसे समझाएंगे दरअसल इनको?
जो अपील की है, देशवासियों से अपील की है, नेहरू से लेकर नरेंद्र तक जब भी देश पर संकट आया, वैश्विक परिस्थितियां वैसी बनी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की हो, चाहे इंदिरा गांधी ने की हो, चाहे युद्ध के समय में जो भी अपील की जाती रही है, वो देश के हितों को ध्यान में रखकर की जाती रही। और जब देश की बात आती है तो हम दलीय आग्रह से ऊपर उठ करके बात करते हैं। ये दलीय आग्रह पे बात करने का वक्त नहीं है। देश जो है वो दलों से ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और पुरानी अपीलों में फर्क क्या है? पुराने समय प्रधानमंत्री जब जनता से अपील करते थे तो उसका भाव अक्सर कमी से पैदा होता था। अनाज छोड़ें, विदेशी मुद्रा कम है, हमारे पास संसाधन सीमित है, नागरिक त्याग करें, एक समय का भोजन छोड़ें, कम खाएं, स्कार्सिटी मैनेजमेंट का था। राज्य के पास संसाधनों का अभाव था। आज अपनी खपत को घटाकर झेलने में मदद करने की बात थी, लेकिन आज जो है वो पूरी दुनिया अमेरिका ईरान युद्ध के कारण गहरे ऊर्जा संकट से जूझ रही है। साथ ही साथ इस युद्ध के कारण पूरे विश्व का सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आप देखें, आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें 30% कहीं बढ़ा है, कहीं 25% बढ़ा है, कहीं गैस की किल्लत है। सारे पूरा जब दुनिया विश्व जब युद्धरत है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अफेक्ट किसी पर कम पड़ेगा, किसी पर कम या ज्यादा। फिर भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को उसको सैल्यूट है कि उन्होंने इसको पूरी तरह से बचा के रखा है। दुनिया के लगभग हर देश में पेट्रोलियम उत्पाद, गैस, उर्वरक, गोल्ड सहित खाने पीने के दाम काफी बढ़ गए, लेकिन भारत में उसके अनुपात में आप देखें तो सब कुछ ठीक है। इस कठिन वैश्विक परिस्थिति के बावजूद भी 2.5 महीने से दुनिया में एकमात्र देश भारत है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल युद्ध की विभीषिका को काबू करके झेला है, बल्कि हमने महंगाई को कंट्रोल में किया, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई गई है, और गैस की किल्लत हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हो, हमारे पास प्रचुर भंडार है, प्रचुर चीजें हैं। प्रधानमंत्री ने क्या क्या मित व्यय होने की जो खर्ची है उसको कम करने के लिए कहा है, एडिशनल खर्चा ना किया जाए। तो एडिशनल खर्चे में जो एडिशनल जवानी खर्च विपक्षी कर रहे हैं उसको भी करने की जरूरत नहीं है। जब देश की बात आ रही है, आत्मसंयम बरतने की अपील की जा रही है। सभी वस्तुओं, चाहे पेट्रोलियम उत्पाद, खाद, तेल, गोल्ड, रासायनिक उर्वरक, विदेशी ब्रांडेड और विदेशी यात्राएं तक को कम करने के लिए कहा है। बिल्कुल नहीं कहा कि बंद कर दीजिए, शादी ब्याह, दुनिया जान, किसी चीज को रोकने के लिए नहीं कहा है, उसमें मितव्ययी होने के लिए कहा है। और राष्ट्र के लिए इतना त्याग करना, उन्होंने कहा है कि देश के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जितना आप मितव्ययी हो जाए आज के समय में वही जरूरी है। ठीक। और जब आप भाई साहब का एक सवाल था कि जब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के दाम घट पड़ रहे थे तो आपने तो इतना लाखों करोड़ का गोल्ड बॉन्ड आपने क्यों ले रखा था, जिसको हमें जमा करना पड़ा, जिसको हमने भरना पड़ा। स्टोरेज आपने जीरो कर रखा था, स्टोरेज हमें बढ़ाना पड़ा। तो हम आज देश को आत्मनिर्भर का तरफ जिस तरह से लेकर के जा रहे हैं, गोल्ड जो पेट्रोलियम बॉन्ड के जो हम लोगों ने कीमतें चुकाई हैं, आज देश अगर स्वावलंबी हो रहा है, अपने पैर पर खड़ा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो नरेंद्र मोदी के साहसिक और दूरदृष्टि के नेतृत्व का ही नतीजा है कि जब दुनिया इतनी उथल पुथल है, जब दुनिया में इतना तक अराजकता फैली हुई है, उस समय भी भारत में बिल्कुल आप ठीक है सर, वो हमने पेट्रोल की कीमतें भी बताई हैं और शायद वो दर्शकों को तक सीधा वो संदेश पहुंचा होगा कि अगर फ्रांस में और जापान में 190 बिक रही है तेल, यूके में 150 से ज्यादा रुपए में मैं बता रहा हूं, तो भारत में 94 है। भाई बात को समझने की कोशिश करिए। फिलहाल मैं अखिलेश सुमन के पास एक बार फिर से आऊंगा। अखिलेश, हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा क्या कोई और ऑल्टरनेटिव तरीका या दूसरे जो देश है उनके पास या उनसे तेल खरीदने के लिए, आई मीन क्रूड ऑयल खरीदने की बात की जा रही है? क्या ऑल्टरनेटिव तरीके भी अपनाए जा रहे हैं? वो रूट क्या है, उस विषय में भी थोड़ी जानकारी दें हमें। देखिए, निश्चित तौर पे पहले जो हॉर्मुज स्ट्रेट से पार जो वेस्ट एशिया के देश थे उनसे ही हम ज़्यादातर तेल खरीदते थे, क्रूड ऑयल ले आते थे, एलपीजी ले आते थे, लेकिन निश्चित तौर पे उसके अल्टरनेटिव तलाशे गए हैं। और अभी जो स्थिति है कि तकरीबन 41 देशों से 41 कंट्रीज से हम ये सारी चीज़ें आयात कर रहे हैं, जिसमें कि अफ्रीका के भी देश हैं, जिसमें कि अमेरिका से भी हम ले रहे हैं, जिसमें कि लैटिन अमेरिका से आ रहा है। उसके अलावा जो जितनी जगह से जहां से भी स्टॉक में, अगर किसी के स्टॉक में है, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके स्टॉक में है, वहां से रिलीज किया गया है। तो ये सारी जगहों से आ रहा है और भारत ने अपने भी स्टॉक कई दूसरे देशों में बना रखे हैं, तो उन स्टॉक से भी आ रहा है। तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, हम अल्टरनेटिव का उपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए उस विश्वास के साथ जो यहाँ जो संयुक्त सचिव बोलती है, उसी विश्वास के साथ बोलती है कि हमारे पास अल्टरनेटिव
गए और हम जो आपूर्ति को हम कम नहीं होने दे रहे हैं। उसके अलावा जो घरेलू जो आपूर्ति है, घरेलू आपूर्ति को भी इधर के दिनों में बढ़ाया गया है, चाहे वो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन हो या चाहे एलपीजी का हो। तो ये सारी स्थितियां बनाकर भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहता है कि हमारी निर्भरता निश्चित तौर पे बाहर पे कम हो और हमारा जो घरेलू उत्पाद है, घरेलू उत्पाद बढ़ाए। उसके साथ साथ जो सौर ऊर्जा है, जो विंड एनर्जी है, जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उस पर भी बड़े पैमाने पे और जो करने की कोशिश है उसे भी बड़े पैमाने पे यूज करने की कोशिश हो रही है। और निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि अभी एक ऐसा अवसर भी है कि न्यूक्लियर एनर्जी, जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रपोजल बहुत दिनों से है, उसको भी अपनाया जा सकता है ताकि इस तरह की क्राइसिस हमारे पास ना आए। ठीक बात है। चलिए, मैं चाहूंगा कि बहुत अब संक्षेप में जवाब दीजिएगा। विनोद मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी क्राइसिस रही है और मैंने अभी जो कीमतें भी इसीलिए बताई हैं, आपको लगता है कि भारत सरकार ने इसको ठीक से मैनेज किया फिलहाल? देखिए, मुझे लगता है कि ये अपोजिशन लीडर के जो अभी बयान आ रहे हैं और ये लगातार जो विरोध के लिए विरोध का जो स्वर आपने देखा है तेज हुआ है, उसके पीछे कारण इसका मैनेजमेंट भी है। आप सोचिए कि लगभग 2-2.5 महीने से जो क्राइसिस है पूरे मिडिल ईस्ट का, आप देखिए, और खास करके हॉर्मुज में जो अखिलेश जी अभी बता रहे थे कि आप देखिए कि भारत के गैस सप्लाई का वो इतना बड़ा है कि आपके 90% गैस का सप्लाई सिर्फ उसी हॉर्मुज स्टेट से आता। और भारत सरकार ने इस अल्टरनेट के लिए कहां सुदूर अर्जेंटीना का भी एक अल्टरनेट ढूंढा। तो जो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है कि डोमेस्टिक सप्लाई में आप देखिए किसी भी रूप में कभी किसी उपभोक्ता को इस बात की कभी नहीं हुई कि चाहे उसका कोई भी लाखों पेट्रोल पंप हो कभी ड्राई आउट हुआ। तो ये शानदार व्यवस्था की तारीफ करना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो 2014 के बाद आपका आज आप 80 दिन तक अपने जो ऊर्जा है उसके आप स्टोरेज करने की कैपेसिटी में है। तो ये सारी चीजों को जब आप तारीफ करने को आपको मिलेगी तो उसके बाद में आपको लगता है कि कहीं इस शानदार मैनेजमेंट की तारीफ न हो तो आप एक अलग निकालते हैं कि ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा है कि एक अलग रास्ता लेकर चलते हैं। ठीक है, दुष्यंत नागर जी, आपको लगता है कि भाई इस उम्मीद में बहुत दिनों से बैठे हुए थे कि बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा, जब पूरी दुनिया पे दबाव है तो यहाँ भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, तब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तब कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो किया ही नहीं, उन्होंने अपील कर दी। तो आपको लग रहा है कि अपील पे कुछ नहीं तो चलो अपील की इसी विरोध किया जाए? देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूं हमारे विद्वान साथी मिश्रा जी को। यूपीए सरकार के समय में भारत अपनी जरूरतों का जो ऑयल है जिसका 15 से 20% उत्पादन स्वयं करता था, जो घट के अब 11 से 13% रह गया है। तो सरकार की तारीफ करनी है, आप कर लीजिए। दूसरा नहीं, ये फैक्ट कहां से फैक्ट्स लेकर आते हैं आप? कहां से फैक्ट्स लेकर आते हैं? ये फैक्ट जो मैं सारे खाली आप सारे फेक न्यूज़ बनाते हैं, पूरा एपिसोड हम कर देंगे उसी पे। पहले आप चेक करिए, आगे मैं तब बोलूंगा। पहले चेक करिए, कह रहा हूं, विनोद जी से कह रहा हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, नहीं सोर्स बताइए ना, कहां से लाए? सोर्स बताइए, इस तरह से ऐसे कुछ भी बोल के मत चले जाइए। सोर्स है भारतीय सोर्स है, समाचार पत्र और दुनिया के समाचार पत्र रोज पढ़ते हैं हम। आप पढ़ लीजिए, अभी गूगल सर्च कर लीजिए। ठीक है, मैं बैठा हूं यहीं, अभी वापस लूंगा अगर गलत हुआ तो। दूसरा मैं जवाब देंगे आपका के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार ने क्या काम किया, ये सवाल है सर। ये संकट ये तो रोज का है। सोने का इंपोर्ट कम होना चाहिए, ऑयल का इंपोर्ट कम होना चाहिए, इसकी देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, रुपये की डॉलर के सापेक्ष में जो मूल्य है वो स्थिर रहेगा। लेकिन सरकार चुनाव लड़ना चाहती है, सरकार चुनाव लड़ने के लिए दिन रात नई नई योजनाएं लगाती रहती है और हमारे धनंजय जी और सारे भाजपा के नेता इनको ठीक है जवाब दे दीजिए, धनंजय जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, आगे पॉइंट आ गया आपका सर। धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए निखिल जी, मुझे लगता है कि इनको चिंता इस बात से नहीं है कि भारत में कितना स्टोरेज कैपेसिटी है और क्या है। इनको बार बार एक बात ही कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। चुनाव आप हार जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम कहां पे हो रही है? ये तो देश की जनता तय करती है ना। आपने 2 बार खजाना भरा पड़ा है, 9,000 करोड़ आपके खाते में, आपने जीतोगे चुनाव, जीतेंगे। भाई साहब आपके बीच में बोला था, आपके बीच में बोला था नहीं, अगर आप कंगाल हो गए हैं तो इसकी जिम्मेवार भी हम ही है। वैचारिक रूप से तो आप पहले से कंगाल थे, आप आर्थिक रूप से हो गए तो इसकी अलग बात है। आपने जिसके साथ 20 साल डीएमके के साथ सरकार बनाई, उसी के पीठ में छुड़ा घोप करके दूसरे के साथ चलाई। अभी तलाक भी ठीक से नहीं हुआ, आपने नई सगाई कर ली। आपने उसको तलाक 3 बार बोलने का मौका नहीं दिया, दूसरे से निकाह पढ़ लिया जाकर के। आपकी ये हालत हो गई है। आपको तृणमूल कांग्रेस, आप ग्रासरूट का कांग्रेस नहीं मानती,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपको गैर राष्ट्रवादी मानती है। आपके भीतर में इतना अंतर विरोध है और आप चुनाव लड़ने चलते हैं। भाई चुनाव की राजनीति से आप बहुत दूर जा चुके हैं। आपकी स्थिति वैचारिक रूप से तो शून्य हो चुके हैं। आपने जो कहा है स्टोरेज आज 33% से ऊपर आ चुका है। आप मैं सामने बैठा हूं, गूगल खोल कर देख लीजिए। कुछ मामलों में हम 40% को पार करने की स्थिति में है। घरेलू प्रोडक्शन 12% बढ़ाया गया चीजों का और इथेनॉल डाल करके उसकी कैपेसिटी को और इनहेंस किया गया। भारत सरकार ने उन चीजों को और बेहतर से बेहतरीन किया। सवाल ये उठता है कि आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज की संकट कोई भारत में नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कारण पूरी दुनिया का 20% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी दुनिया में प्रभावित है। और जब पूरी दुनिया प्रभावित होगी तो कोई व्यक्ति कोई मंद बुद्धि ही होगा जो कहेगा कि जब पूरी दुनिया में विद्युत है तो हम प्रभावित नहीं होंगे, हम प्रभावित होंगे। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। उस प्रभाव को कम कर रहा है। एकत्रित किया है जो ये कह रहे हैं ना कि हम धन एकत्रित किया। भाई धन एकत्रित करने का सोर्स आपका भी वही है, आपको धन नहीं मिल रहा है। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं आपके बीच में पार्टी नहीं बनना चाह रहा, लेकिन सच ये है कि उन्हीं बॉन्ड्स को आप भी अपनाते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही बॉन्ड्स आप भी लेते हैं, आपको लोग नहीं दे रहे हैं तो कोई क्या करेगा। अब वो आपको वैचारिक रूप से कंगाल कह रहे हैं, मैं कह नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? चलिए बहुत शुक्रिया, हम अपनी डिबेट को डिरेल नहीं करेंगे, डिबेट खत्म है। बहुत शुक्रिया धनंजय गिरी जी, दुष्यंत नागर जी आपका, विनोद मिश्रा जी आपका और अखिलेश सुमन जी अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हाँ क्यूआर स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना। टिंकू थोड़ा ध्यान से। विशंभर तू थोड़ा ध्यान से। क्यूआर स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पहले फैसले में घुसपैठ पर प्रहार हुआ है। आकांक्षी बंगाल एक नई उम्मीद के साथ शुभेंदु अधिकारी का उसने राज तिलक किया है। जाहिर है सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं, संसाधनों की कमी भी है, लेकिन हालात बदलने का जज्बा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में दिखा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम शुभेंदु ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें से एक फैसला है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को बॉर्डर पर लैंड ट्रांसफर 45 दिनों में कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभाओं में लोगों से यह वादा किया था कि पहली बैठक में बॉर्डर फेंसिंग के रुके हुए काम शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। नई सरकार के सामने चुनौती यह है कि उस प्रशासनिक ढांचे पर पकड़ बनाए और राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालात को जल्द से जल्द सुधारे। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अधिकारी ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की है। सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं और वित्तीय संकट जैसे मुद्दों से निपटना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने चुनाव में डबल इंजन सरकार का वादा करते हुए औद्योगिक विकास, निवेश और केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करने की बात कही थी। आज की बैठक में कई केंद्रीय वेलफेयर स्कीम्स को मूर्त रूप दिया गया है। नबान में हुई पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार की नई शुरुआत हुई है। डॉक्टर अंबेडकर के फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल के आदर्श पर, दरअसल ये अब्राहम लिंकन का जो सूक्त वाक्य था और डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श था, उस पर सरकार ने यह फैसला लिया है। कुछ अहम फैसले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य साथी समेत कोई भी सामाजिक योजना बंद नहीं होगी। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए तैयार जमीन बीएसएफ को सौंपने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीएम विश्वकर्मा योजना समेत सभी केंद्रीय योजनाएं बंगाल में लागू होंगी। 1 साल से लंबित जनगणना प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला है। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पत्र के बावजूद जनगणना प्रक्रिया रोके जाने का आरोप था। सरकारी नौकरी के आवेदन की आयु सीमा 5 वर्ष तक बढ़ाई गई है। आईएएस, आईपीएस और डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों को अब केंद्रीय प्रशिक्षण में भेजा जाएगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस को राज्य में सभी स्तरों पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। भाजपा के 321 मृत कार्यकर्ताओं को, जो दरअसल जिनको कहा जा रहा है कि वो शहीद हो गए थे, उन परिवारों की सामाजिक जिम्मेदारी उठाने का फैसला नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, खुदीराम टूडू, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक उपस्थित रहे। बैठक के बाद सीएम शुभेंदु ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि हम पर भरोसा रखें, हम सही रास्ते पर चलेंगे। और शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी सरकार बनते ही 45 दिन के अंदर 600 एकड़ भूमि पर बाड़ लगाएंगे। ये चुनावी सभाओं के दौरान उन्होंने कहा था। क्या कहा था, ये आपको सुनाते हैं। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में 600 एकड़ भूमि जो बाढ़ पूरी करने के लिए चाहिए, वो हम भारत सरकार को देकर सीमा पर बाढ़ लगाने का काम पूरा कर देंगे। और हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। सौरभ, इन सारे फैसलों को तो हमने बताया ही, किस तरह से बंगाल की जनता इसको ले रही है? देखिए, बंगाल की जनता आज जो पहली मंत्रिसभा बैठक से, मंत्रिमंडल की बैठक से जो घोषणा हुई है, उन सब में से भी अगर आप देखें कि आम आदमियों के लिए, आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी घोषणा ये है कि आयुष्मान भारत को बंगाल में अब कोई रोक नहीं। आयुष्मान भारत, अब बंगाल की जनता आयुष्मान भारत ले सकती है, उसकी सुविधाएं ले सकती हैं। और साथ ही साथ जो सोशल जो योजनाएं ममता बनर्जी के सरकार के शासनकाल में चल रही थी, जैसे स्वास्थ्य साथी या फिर लक्ष्मी भंडार, ये जो योजनाएं थे, इनको भी रोका नहीं गया है। इसका भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि ये सब योजना भी जैसी चलती रही थी वैसा ही चलता रहेगा। तो एक तरफ से ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी जब चुनाव की प्रचार में लगातार बोलती थी कि अगर हम सरकार में नहीं आए तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, तो आप जो सामाजिक जो योजनाएं पाते हैं वो सब बंद हो जाएगा। तो बंद कुछ नहीं हुआ, उल्टा बरत हुआ। आयुष्मान भारत जुड़ा और साथ ही साथ जो योजनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट योजनाएं, जो योजनाएं को रोका गया था, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, ऐसे जो योजनाएं थे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इन सारी योजनाओं को भी आज से कहा गया कि आज ही से ये सारी योजनाएं, इस बंगाल की जनता भी इस सारी योजनाएं की सुविधा उनको मिलेगा, वो निश्चित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जाके ममता बनर्जी का जो भेदभाव की राजनीति थी, राजनीति के लिए जो प्रशासन का जो रवैया था, उसमें बदल दिखने को मिल रहा है। ये एक बड़ी बदलाव बंगाल की जनता मान रही है। और साथ ही साथ बॉर्डर, जो बॉर्डर एरियाज में जिन जिन जगहों पर फेंसिंग नहीं था, उन जिलों में फेंसिंग होने के लिए लिए अभी जो काम शुरू करने की आज कहा गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक के साथ कि ये सब काम शुरू हो जाएगा। उसमें भी माना जा रहा है कि घुसपैठिया और जो इलीगल जो यहाँ पर घुसपैठिया है, उनको
रोकने के लिए ये काम बहुत जरूरी था। और एक बात है कि सेंसस जो 1 साल से रुका हुआ था, वो सेंसस ये सारी जानकारी हमने दी। दरअसल जनता के बीच में इसको लेकर उत्साह है, जनता उत्साहित है और ये जो सपोर्ट है दरअसल पब्लिक का, वो अभी इस नई सरकार के पास हासिल है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ दत्ता। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बात होगी सोमनाथ से स्वाभिमान का शंखनाद, आस्था, विरासत और नए भारत की अमृत चेतना। देश की अटूट आस्था और समृद्ध विरासत का प्रतीक सोमनाथ मंदिर आज कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बना। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। मंदिर में विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। समुद्र किनारे सदियों से अडिग खड़ा सोमनाथ आज भी भक्ति, भव्यता और भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ वो चेतना है जो बार बार टूटी, लेकिन हर बार पहले से भी अधिक भव्य होकर उठ खड़ी हुई। पीएम ने कहा कि आक्रमणकारी सोमनाथ को केवल भौतिक ढांचा समझते रहे, लेकिन भारत की आत्मशक्ति और सनातन चेतना को कभी नहीं समझ सके। 11 मई 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी बोले कि दुनिया के दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद भारत कभी नहीं झुका। पीएम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि भारत देश को एकजुट करने के साथ ही सोमनाथ पुनर्निर्माण का संकल्प भी पूरा किया गया। प्रधानमंत्री ने विकास भी, विरासत भी के मंत्र के साथ काशी विश्वनाथ, केदारनाथ और अयोध्या के पुनर्विकास का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि भारत की आस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि नदियों, पर्वतों और प्रकृति से भी जुड़ी हुई है। पीएम ने कहा कि 75 साल पहले भारत में नई चेतना यात्रा शुरू की थी, आज भी यह जारी है। इस चेतना यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ताकतें आज भी भारत की संस्कृति और विरासत का विरोध करती हैं। सोमनाथ में वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम ने हवाई करतब और पीएम मोदी के रोड शो को पूरे आयोजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भव्य तस्वीर में बदल दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ का भी जिक्र किया। क्या कुछ कहा पीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज का दिन अगर गुजरात के लिहाज से, देश के लिहाज से और सनातन के लिहाज से, भारतीय पुनर्जागरण नव संस्कृति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे परिभाषित करेंगे, क्या कुछ जानकारी देंगे? बहुत सारी बातें अगर कही जाए तो ये बहुत लंबी खींचेंगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि सारगर्भित तरीके से अगर आप बात रखना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर से देखिए, अगर देखें तो सोमनाथ तो हमारे शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान और सतत शाश्वत प्रवाह का प्रमाण है। और 75 वर्ष पहले जिस सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी को 2014 के बाद और विस्तारित स्वरूप दे रहे हैं। मैं यहाँ के दृश्य भी दिखाऊंगा। कार्यक्रम भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजित किया गया था। लोगों की जो अनवरत आने की आस्था है, जो अटूट आस्था है, जो शाश्वत यहाँ पर प्रवाह है, उस प्रवाह को दुनिया समझती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भौतिक ढांचे नहीं थे, ये सतत शाश्वत हमारे प्रवाह है, उसी का प्रमाण है। आघातों के बाद भी हम उठकर और बेहतर दिव्य भव्य तरीके से बने हैं और हमने दुनिया को मुक्ति का मार्ग सिखाया है। आज अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसके स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन किए गए थे तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। और अब जब हीरक जयंती अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ है
तो ये भगवान सोमनाथ की अद्भुत कृपा है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए, इसके साक्षी बने हैं। और उसके बाद वो संकल्प जो आज से 75 वर्ष पूरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सांस्कृतिक नवचेतना का शुरू किया था, उसको विस्तारित स्वरूप उन्होंने राष्ट्र के अलग अलग आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना केंद्रों के रूप में दिया है। निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि वो देश लंबे समय तक इतिहास में नहीं टिक पाता जो अपनी जड़ों को छोड़ देता है। तो अपनी जड़ों की गहराइयों को और मजबूत करना, अपनी सांस्कृतिक विरासत को गौरवशाली तरीके से अगली पीढ़ी को देना और अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों और आधुनिकता के साथ साथ किसी तरीके का विरोधाभास न रखते हुए सांस्कृतिक और सनातन शाश्वत मूल्यों को, अपने सभ्यता को, सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, यही भारत की पहचान है। और उसी का ये महोत्सव था। पूरी दुनिया ने देखा उभरते हुए भारत का शौर्य, भारत का गौरवशाली अतीत, वर्तमान और भविष्य भी। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारगर्भित तरीके से, बहुत अच्छे से इसको बताया। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।